राष्ट्रीय SC/ST हब के उद्यमी जागरूकता एवं विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम को नागपुर में उत्साहपूर्ण प्रतिसाद। लगभग 200 उद्यमियों की सहभागिता। सरकारी खरीद एवं उद्योग विकास के अवसरों पर विस्तृत मार्गदर्शन। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय SC/ST हब तथा बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से नागपुर में उद्यमी जागरूकता एवं विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नवोदित एवं स्थापित मिलाकर लगभग 200 उद्यमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। Today is about unlocking the doors to massive growth through core government schemes, strategic vendor development programs, GEM registration, robust financial supports, and game-changing procurement opportunities with public sector enterprises. In the world of business, the best way to predict future is to create it. With that spirit of growth and collaboration, we warmly welcome all our respective guests, dignitaries, speakers, officials who are present here. Most importantly, our powerhouse entrepreneurs and every single participant present here today. आप सभी इस इवेंट के लिए पूरे देश से, महाराष्ट्र से यहाँ पे पहुँचे हैं, कुछ अपने बीज उत्तराखंड से यहाँ पे पहुँचे हैं, तो आप सभी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप खुद के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। SC/ST उद्यमियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में अधिक अवसर उपलब्ध कराना तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था। इस प्रकार के कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर आयोजित कर हम हमारे उद्यमियों को आगे बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। आप सभी की इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी देखकर यह स्पष्ट है कि मैं भी अभी भी वही जुनून और आगे बढ़ने का जुनून अभी और तलक बाकी है। आज इस कार्यक्रम में जो विशेषज्ञ आए हैं वो आपको एक एक करके विभिन्न वर्टिकल्स में जो अवसर है उनके बारे में आपको विस्तार में जानकारी देने वाले हैं, तो आप लोगों को उनका भरपूर लाभ देना है। और यहाँ उपस्थित जो महिलाएं हैं उनको मैं अप्रिशिएट करूँगी कि आजकल महिलाएं भी कहीं भी बिजनेस में दूर नहीं है, वो भी सेम भागीदारी निभाती है। और मेरा रिक्वेस्ट है उन बिजनेसमैन और उन लोगों से जो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि घर से ही शुरुआत होती है एक महिला को कि वो बिजनेस में उतरे, क्योंकि महिला की भागीदारी हमारे देश के विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्यक्रम के स्वागत भाषण में बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संस्थापक अध्यक्ष श्री रत्नदीप कामले ने उपस्थित उद्यमियों से रोजगार खोजने वाले नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाले बनने का आह्वान किया। उन्होंने सरकारी योजनाओं के प्रभावी उपयोग, नवाचारपूर्ण सोच और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से सशक्त एवं टिकाऊ उद्योग स्थापित करने की प्रेरणा दी। ये प्रोग्राम जो है ये MSME मिनिस्ट्री आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है। हमेशा अपन कंप्लेन करते रहते हैं कि गवर्नमेंट आपके लिए कुछ करता नहीं है, कुछ जैसे प्रोविजन चाहिए या सब्सिडी चाहिए या अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे आज नए लोग हैं, उन्होंने एक स्टेप्स लेकर आज ये प्रोग्राम अटेंड करने को आए हैं और ये प्रोग्राम के लिए MSME मिनिस्ट्री काफ़ी पैसा खर्चा कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि ऐसे प्रोग्राम में आपने जाना चाहिए सच में? क्योंकि हमेशा मैंने सुना है जब मैं लोगों से बात करता हूं तब मुझे बोलते हैं कि सर बैंक लोन नहीं देती, सर कहीं से सब्सिडी है वो कैसे मिलती ये पता नहीं है, सर गवर्नमेंट के टेंडर्स लेना है उसके अंदर में जाना है हमको कोई बताता नहीं है। अभी मैं हमेशा हर किसी को बता नहीं सकता, तो एट ए टाइम अगर 200 लोग ऐसे प्रोग्राम में अगर आए तो वो इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंच सकती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा तो कोई काम नहीं, मैं सर्विस वाला हूं, मैं क्या करूंगा? तो क्या कंप्यूटर रिपेयरिंग सर्विस वाले करोड़ों का टेंडर नहीं ले सकते? क्या ले सकते हैं? कोई लेडी है जिसके पास पता है कि एक गवर्नमेंट के पास में कोई
कैंटीन्स रहती है, उनमें क्लीनिंग मटेरियल देना पड़ता है, तो क्या वो अपॉर्चुनिटी टेंडर में नहीं आती है क्या? आती है। बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जिनके 10 करोड़ के आसपास टर्नओवर है अपने ग्रुप में, जो क्लीनिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। आप उनसे एक ट्रेडिंग करके लेकर भी आप कहीं सप्लाई कर सकते हैं। ऐसी सभी प्रोविजन यहाँ पे है, क्योंकि हर कोई कंप्लेंट करते रहता है, हर कोई ये बताते रहता है कि सर बैंक लोन नहीं देती, मेरा बिजनेस बराबर नहीं, सब 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 चीजें एग्री। लेकिन मुझे बताइए कि जो लोग 1 करोड़ करते, 10 करोड़ करते हैं, या 50 करोड़ करते हैं, या 100 करोड़ करते हैं, वो दिखने में अलग है, थोड़े से अलग होते हैं क्या दिखने में? उनको पंख लगे होते हैं क्या कि वो फट से 1 करोड़ से 10 करोड़ चले जाते हैं? लगता है ऐसे आपको? एक लेडी बोलती है सर मुझे तो कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता। क्या हमेशा रोते रहने की आदत एक बिजनेसमैन के लिए अच्छी है या नहीं है? आज आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये रास्ता जो है, ये अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नॉक कर रही है। तो दरवाजा खोलने के लिए रत्नदीप कांबले आज असिस्टेंट आपको चाहिए या आप खुद खोलने वाले हैं? खुद खोलने वाले हैं? फिर से पूछता हूं, खुद खोलने वाले हैं? अगर ये दरवाजा अगर आपको खोलना है और वो अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही है, वो बोलेगा सर ये अपॉर्चुनिटी तो मेरे काम का नहीं है, या ये इसमें इतना नहीं है, उतना नहीं है, ये बराबर नहीं है, कॉस्ट नहीं है, ऐसी बहुत सारे कंप्लेंट्स रहते हैं। अपॉर्चुनिटी आना ये एक बहुत अच्छी बात है आपके पास में, और वो अपॉर्चुनिटी को आप एक अच्छे मौके में बदलने का जरिया, या आप अच्छे मौके में उसको कन्वर्ट करने की ताकत आपके पास है। सो क्या होता है कि एक जरिया आपको बनना पड़ता है कि कोई भी नई चीज, आप हमेशा कोई भी नई चीज करते वक्त बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैं अभी रिसेंटली एक स्टार्टअप चालू किया 2024 में। दैट्स कंपनी इज अ स्पेसवर्क्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और वो कंपनी 2024 से ये स्टार्टअप रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में चालू हो गई है। क्या बोल रहा हूँ? रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग। तो आपने अभी तक अल्फाबेट्स में हमेशा आर फॉर रैबिट ही सुना है, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ आर फॉर रॉकेट्स। सो विजन बहुत डिफरेंट तरीके से होना चाहिए, आपकी सोच अलग होनी चाहिए। मुझे आर फॉर रॉकेट से ही चालू किया था, क्योंकि मुझे रॉकेट के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन आज 2 साल के बाद, या अभी 2.5 साल हो गया, 11 जनवरी 2024 को मैंने वो कंपनी चालू की थी। तो ये सोच अगर आपकी किस लेवल पे लेकर जाते, क्योंकि आप हमेशा देखते होंगे कि वो पंख लगे वाले 100 करोड़ के बिजनेसमैन आपको दिखाई देते होंगे, लेकिन वो भी एक साधारण आदमी रहती है, उनकी भी जर्नी वैसे ही चालू होती है। क्या उन्होंने भी टेंडर्स लिए, उन्होंने भी प्रोसेस किए, लेकिन उन्होंने हर एक प्रोसेस फॉलो किया कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है, ये चीजें करना है, और अपने लाइफ के जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसको क्लैरिटी दी। क्यों ऐसा दिया है? क्योंकि वो उतना ही जरूरी होता है। पता है कि मुझे प्रोग्राम में जाना है तो मैंने 11 बजे पहुंचना है या 9:30 बजे पहुंचना है, क्योंकि जब आप 9:30 को पहुंचते हैं तो आपका एक बिजनेस नेटवर्किंग वैसे ही हो जाता है। मुझे भी पता था कि मुझे 10:30 को प्रोग्राम है, लेकिन मुझे 10 बजे पहुंचना है, तो मैंने मेरा शेड्यूल उस हिसाब से मैनेज करके मैं 10 बजे डॉट यहाँ पे पहुंचा। क्या होता, बीइंग एज ए बिजनेसमैन यू हैव टू बी मोर प्रिसाइज ऑन योर ईच एंड एवरी वर्क। आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप आए, आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस किया, बाकी सभी लोगों ने आपको जितना भी सपोर्ट चाहिए वो सब नंबर्स आपके ग्रुप में शेयर किए हैं। तो नागपुर के यहाँ जो जो उद्यमी है उन्होंने वो नंबर आपके पास में सेव कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास तो नियर अबाउट एक 25,000 लोगों का डेटा सेव है, और सब लोगों के नाम भी मैं बहुत प्रैक्टिकली मेरे मोबाइल में सेव करता हूँ, मेरे बिजनेस के नंबर और इसके भी। अगर कोई भी कस्टमर्स या कोई भी पर्सन्स मेरे पास में आता है, भले वो कौन से स्टेट का है, क्या है उसका बिजनेस क्या है, ये सब मेरे मोबाइल में या मेरे हैंडसेट के अंदर में ये सब डेटा रहता है। मैं हर लोगों का नाम सेव करते वक्त कंप्लीटली नाम अलग तरीके से करता हूँ। तो आज भी आप अलग तरीके से आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नाम अलग तरीके से दर्ज कर लीजिए। अगर मेरा नाम लिखना है तो आप लिखिए BMH, दिस इज फॉर द महाराष्ट्र, देन NGP, this is for the Nagpur, and then Ratnadeep Kamble information technology, anything you can add। ऐसे बड़े नाम सेव करने की आदत डालिए ताकि आपका डेटा वो गैजेट के ऊपर से रिट्राई होना चालू करो। क्योंकि जब मैं 400 व्हाट्सएप ग्रुप चलाता हूँ तो मैं सबके साथ बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने ब्रॉडकास्ट भी भेजा है, तो मेरे पास डेटा सेव है करके मैं भेज पा रहा हूँ। ऐसे हर अलग अलग जगह पे है। नागपुर में हमारे पास 3,500 लोगों का नेटवर्क है। कितना है? 3,500 लोगों का नेटवर्क। उतने सबके नंबर मेरे पास सेव है, और विथ उनके बिजनेस क्या है उस लेवल पे,
ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो ये आपका मोबाइल गैजेट पे पता चलता कि अगर मैंने डाला वहां पे गोट फार्म तो मुझे पता चलता है 10 लोग मिलते हैं। किसी को मैंने डाला कि फोटोग्राफर तो मुझे और 10 लोग मिलते हैं। मैंने डाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो मुझे नियर अबाउट 50 लोग मिलते हैं मेरे ये मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट में। तो लोगों को एक अपॉर्चुनिटी करके सेव करना भी चालू करो, क्योंकि अपन बहुत आलसी है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हैं, वहां पे 100 लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं। एक घर है, वो घर के अंदर 100 लोग रहते हैं, लेकिन बहुत सारे दरवाजे ऐसे हैं जिसमें नेम प्लेट नहीं है, ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि आपने आपके भाइयों के नंबर अभी भी सेव नहीं किए। तो मैं चाहूंगा पीछे से एक टेक्स्ट कीजिए, हाय हेलो जय भीम नमो बुद्धाय, कुछ भी बोलिए, और उनके नाम भी सेव कीजिए, बीइंग एज ए बिजनेसमैन। तो आपके पास में भी कुछ दिन में हजारों बिजनेसमैन का नेटवर्क तैयार हो जाएगा। और एक प्रोडक्ट अगर आपको लॉन्च करना है तो इन हजारों लोगों का ब्रॉडकास्ट और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और उनका बिजनेस भी प्रमोट करना है। हो सकता है आप आईटी इंडस्ट्री या बाकी कुछ भी है, ये सब चीज कर सकते। मैं मेरे गैजेट का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या सच में आप उस लेवल पे जा रहे क्या? मैं छोटी चीज की बात करता हूँ। तो आज भी यहां से हर एक छोटी चीज आपको लेकर जाना है। तो क्या अगर आपके लिए अगर एनएसआईसी या SC/ST हब का प्रोग्राम आपके लिए पॉजिटिव नहीं है तो क्या आप उसको छोड़ देना चाहिए? तो क्या करेंगे आप? आप तो पोस्टमैन बहुत है, एक फोटो आती है और आपको 10 जगह पे आप फॉरवर्ड करते हैं। तो ये भी हो सकता है ना कि आपने जो जो सुना वो आपके 10 लोगों को तो बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम में आप ये जिम्मेदारी ले कि सर मैं आया, मेरे काम का नहीं है, मैं एक रियल एस्टेट वाला पर्सन हूं, मेरे काम का नहीं है, लेकिन मैं अगले प्रोग्राम के लिए 10 लोग आपके साथ जोड़ना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि ये 10 लोग भी वो बिजनेस में आए और SC/ST हब या जो 15,000 करोड़ या उससे ज्यादा का जो बिजनेस है उसमें करोड़ों की अपनी इंडिविजुअल भागीदारी प्रूव करने के लिए मैं सर यहाँ पे भेजना चाहता हूँ। राष्ट्रीय SC/ST हब मुंबई के प्रभारी श्री महेंद्र मालवीय ने हब की विभिन्न पहलों की जानकारी देते हुए SC/ST स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा न्यूनतम 4% खरीद को अनिवार्य बनाने वाली सार्वजनिक खरीद नीति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने उद्यमियों से उद्यम पंजीकरण, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पर पंजीकरण तथा सरकारी निविदाओं में सक्रिय भागीदारी करने का आग्रह किया। देखिए, ये जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसको लेकर के ये नेशनल SC/ST हब का इनॉग्रेशन किया गया। जैसे हमने वीडियो फिल्म में देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पंतप्रधान जी ने बोला कि हम नेशनल SC/ST हब को बना रहे हैं। लुधियाना में 2016 में ये फॉर्म हुआ था। बट क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को कि हमको नेशनल SC/ST हब को फॉर्म करना पड़ा? देखिए, गवर्नमेंट का एक इकोसिस्टम है जिसमें एक उनकी प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। इसमें 4% जो है वो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति की जो उद्यमी है उनके लिए रिजर्व है। बट हमारा जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में बिल्कुल ना के बराबर था। तो गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि वो इतने सारे रोजगार तो नहीं सबके लिए उपलब्ध करा सकती है, या सब लोगों को पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब दे सकती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसी जर्नी है जिसके साथ साथ आप खुद को तो आगे बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ में आप देश की इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं और आप भी रोजगार को जो है वो बढ़ाते हैं। तो इस उद्देश्य से पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के व्यू से ये नेशनल SC/ST हब का 2016 में गठन हुआ। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप गवर्नमेंट टेंडर्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक तो टेंडर के सेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, EMD का आपको एग्जाम्पशन होता है, 15% का जो प्राइस प्रेफरेंस है वो आपको इसमें मिलता है। और सबसे खास बात ये है कि जो SC/ST के लोग हैं उनके लिए ये जो रजिस्ट्रेशन है सिर्फ 100 रुपये में हम लोग करते हैं। यदि आपके साथ में यदि कोई जनरल कैटेगरी का आदमी इस रजिस्ट्रेशन को लेता है तो तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा इसमें होता है। बट क्योंकि ये SC/ST हब स्कीम के अंदर में है तो आपको सिर्फ 100 रुपये देने हैं। 100 रुपये में हम ये आपको रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे। इसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इन्वॉल्व है, राइट्स लिमिटेड और SGS हमारी एजेंसीज हैं, ये इनका इंस्पेक्टर जाएगा, आपका प्रमाइसेस विजिट करेगा और उस रिपोर्ट देगा, उसके बाद हम सर्टिफिकेट आपको इशू कर दें। तो इट टेक्स अराउंड 1 मंथ, 30 से 45 दिन के बीच लगते हैं। ये स्पेशल मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम है। ये हाल फिलहाल ये स्कीम जो है वो हमारे पास में अभी होल्ड पे है, बट MSME DFO के पास में ये सेम स्कीम है
अंडर द नेम ऑफ PMSS एंड IC स्कीम के अंडर में। तो यदि कोई एग्जीबिशंस में, डोमेस्टिक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो फिर MSME DFO से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा संबंध पोर्टल है जिसमें सारी CPSEs मिनिस्ट्रीज इस पोर्टल के ऊपर में रजिस्टर्ड हैं और हर फोर्टनाइटली ये अपना डेटा अपलोड करती हैं, अपडेट करती हैं इसमें। और आप इस वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में कौन सा डिपार्टमेंट है और उसको साल भर का कितना टारगेट दिया हुआ है और उस टारगेट का कितने % SC ST, कितने % जनरल, कितनी % महिला उद्यमियों से उन्होंने परचेज किया हो। तो ये आपको टारगेट्स के पूरे फिगर और उसके सामने अचीवमेंट्स के पूरे फिगर आपको इस पोर्टल के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे और ये पब्लिक डोमेन में है, तो आप कभी भी जाकर के ये जो है इसमें चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला स्कीम है जिसमें हम लोग CPSEs आउटरीच, तो ये एक जो कार्यक्रम है ये CPSEs आउटरीच का ही एक हिस्सा है। हम लोग कंटिन्यूसली बेसिस पे वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, मार्केटिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, टेंडरिंग के हम लोग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये हमारा CPSEs आउटरीच है। ये वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम से कैपेसिटी बिल्डिंग के हम लोग कंटिन्यूसली प्रोग्राम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। रिसेंटली हमने IIM नागपुर के साथ में अभी एक जो है बिजनेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कुछ 1 लाख रुपए का फीस था। वो SC ST के उद्यमियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो किसी ने आप में से किसी ने अटेंड किया, वो आपने अटेंड किया, अरे वाह काफ़ी लोग हैं, बढ़िया। तो इस तरीके के प्रोग्राम हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर में रेगुलर बेसिस पे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी ये जो नया करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें वापस से ये इवेंट होगा, तो जितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हमारी NSS की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे जहाँ जहाँ हमने इवेंट्स किए हुए हैं उसके फोटोग्राफ्स हैं। ये लास्ट ईयर का फोटो है। लास्ट ईयर हम लोग इंडिपेंडेंस डे पे हम हमारे जो SC ST के जो उद्यमी थे जिन्होंने NSIC SC ST हब की योजनाओं का लाभ लिया था, ऐसे लोगों को लेकर के हम लाल किले पे गए थे। हमको 15 अगस्त में इनवाइट किया था, आप लोगों को इनवाइट किया था, हम तो आपको एस्कॉर्ट करते हुए गए थे। तो ये उसकी फोटोग्राफ्स हैं। NSIC के मुख्य प्रबंधक श्री आशीष कुमार ने MSME क्षेत्र के लिए उपलब्ध विभिन्न सहायता योजनाओं की जानकारी दी। वहीं MSME DFO नागपुर की उपनिदेशक सुश्री परिनीता पांढरम ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक उद्यमी बनने के लिए क्या चीज जरूरी है। जैसा कि कामले जी ने बताया कि आपका उस सोच को लेके उस तरफ अग्रसर होना ही काफी है। जैसे कि आज यहाँ पर जो लोग पहली बार उद्यमी का विचार लेके या किसी के साथ एक मंच लेके आए हैं, मैं उनके लिए एक क्वेश्चन बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस और उसके साथ लिखा है स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पहला पार्ट NSIC कवर करती है और सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पे CPSEs आए हुए हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले एक क्वालिटी है कि आपको उस ग्रुप में शामिल होना है जहाँ से आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आती है या फिर आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है। अंबेडकर जी ने कहा था कि हम किसी के साथ होकर, एक कम्युनिटी के साथ लेके शिक्षा के मंच पे अगर आगे बढ़ते हैं तो हम एक दूसरे की मदद नहीं बल्कि देश को भी प्रगति करते हैं। तो जब भी आप कोई चीज सोचें किसी के बारे में या कुछ कहें तो एक हल्का सा हैंड नोट बना लें। जैसे कि यहाँ पे आए NSHO, आप जब यहाँ से रूम बाहर निकल जाएंगे तो शायद उस नाम को भी भूलने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटा सा एब्रिविएशन हमारे लिए या किसी भी चीज के लिए कि आज की डेट लिखें, आज ने क्या प्रोग्राम अटेंड किया, क्या उसका टॉपिक था, वहाँ क्या से आप यहाँ से गिव अवे लेके चले गए, तो वो एक हैंड नोट बनाए। भारत सरकार की इतनी सारी स्कीम्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही डिपार्टमेंट सारी स्कीम्स करता है। हम जैसे 15 या 16 डिपार्टमेंट हैं जो आप लोगों के लिए हेल्प करते हैं, सभी उद्यमीज के लिए हेल्प करते हैं, सब्सिडीज देते हैं, ग्रांट्स देते हैं। लेकिन मेरी जो एक्टिविटी है वो प्योर कमर्शियल है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, अवेयरनेस लेना चाहता है, तो हमारे सिविल लाइंस के ऑफिस में आए, हम उनको बताएंगे कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या हेल्पफुल चीज़ होती है वो, और एक एस्टेब्लिश बिजनेसमैन जो बन चुका है उसकी किस तरह से हेल्प करती है। जो हमारे देश की आप अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, ये सब आप लोगों के लिए है कि वो इतना पैसा खर्च करता है ताकि आप लोगों से वो इनपुट ले सके।
तो आप कोई भी एक ऐसी चीज बनाते हैं जो सरकार में जा सकती है, तो उसको लेके आप हमारे पास आए, डीएफओस के पास आए, एनएसए के किसी भी ऑफिस के पास आए, कहें कि मैं ये चीज बनाता हूं, ये किस तरह से कहाँ डिपार्टमेंट में जा सकती है। हम लोग अगर वो पहले से जा रही होगी तो सिंपल मूल मंत्र बता देंगे कि आपने सिंपल इस एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करना है और यहाँ पे जाके ये आपका जो 2x है, 4x है, 10x है, 100x है, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके साइड लाइन प्रोडक्ट भी कर रहे हैं, जैसा कि कमला सर ने कहा कि मैं ये भी काम करता हूँ, ये भी काम करता हूँ, ये भी काम करता हूँ, ये सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की निशानी है कि एक काम करके उसको रूट अप होने के लिए छोड़ दें, फिर दूसरा काम स्टार्ट करें, फिर तीसरा काम स्टार्ट करें, ताकि सोसाइटी में आपके लोगों को सबसे ज़्यादा हेल्प हो, आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो। तो जब भी आपके मन में कोई विचार आता है कि मैं ये काम करना चाहता हूं, तो सिंपल एक मेल लिखें, किसी भी डिपार्टमेंट को लिखें, यहाँ पे 10 ऑफिसर के नंबर्स आपको एक्सचेंज होंगे, उनको फ़ोन करें। अगर आप ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं तो घर में जो यंग बच्चे हैं वो आजकल सोशली एक्टिव हैं, उनसे हेल्प लें, उनको बताएं कि बेटा ये मेल लिखो, एआई का ज़माना है, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि जो आप अपनी मेल पुटअप कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो गवर्नमेंट सीधे खरीदती है, सीधे नहीं खरीदती है तो हम उसका कंसोर्शिया बना के बेच लेते हैं या फिर ऑनलाइन बेच लेते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट 100% खरीदती है। एनएसआईसी दोनों तरफ से काम करती है। अगर गवर्नमेंट कुछ बनाती है तो उसको आप लोगों के पास लेके भी आती है, और आप लोग कुछ बनाते हैं उसको वो वर्ल्ड वाइड अपनी गवर्नमेंट के पास और दूसरे देश की एम्बेसीज के पास भी लेके जाती है। जो लोग हमारी सेवाएं को यूज कर रहे हैं वो हमारे बेनिफिट्स जान सकते हैं, सब्सिडी, ग्रांट्स, ये सबको छोड़ दीजिए क्योंकि ये रेगुलर है, ये सोसाइटी का हिस्सा है, ये रेगुलर आती रहेंगी। लेकिन आपको इनोवेशन के प्रोडक्ट में लेकर आगे जाना है, ताकि आप अपनी तरफ से जो सोसाइटी, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही है, तो आप भी अपने लोगों के लिए कुछ सहयोग करें, कुछ उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। और कोई काम छोटा नहीं है, सिंपल सी बात है कि जैसे मेरे परिवार ने मुझे सिखाया कि हमारे यहाँ जब शादी होती है तो तवा गिफ्ट नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, कि फैमिली में अगर तवा हो गया तो जो ये नया परिवार बनेगा ये अपना न्यूक्लियर फैमिली अलग बना लेगा, तो इसलिए इसको तवा गिफ्ट नहीं करना। लेकिन मैं दिल्ली में पोस्टेड था, मैं 3 ऐसी कंपनियों को जानता हूँ जो दिन रात तवा बनाती हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये कैसे, जो काम हो रहा है बायोलॉजिकल है, वो सोसाइटीज अलग होंगी, न्यूक्लियर फैमिलीज बनेंगी, लोग प्रोडक्ट के ज़्यादा आएंगे। एक आदमी एक फ़ोन यूज़ करता है, आज के ज़माने में 2 फ़ोन यूज़ करेगा। तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है, ये नहीं करना है कि ये तो प्रोडक्ट पहले से बना। कोई चीज़ कभी आउटडेटेड नहीं होती, कोई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। हमने सिर्फ अपनी चीज़ को पॉजिटिव वाइब्स पे, हाई नोट्स पे रखे उसको ख़त्म करना है। जो फाइनेंस की स्कीम है, आज का जो प्रोग्राम है जो वेंडर डेवलपमेंट पे के लिए आयोजित किया गया है, तो मोस्ट ऑफ द स्कीम्स तो आपको पता ही चल गई है। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर ही एनएसआईसी भी आता है। एमएसएमई डीएफओ भी एमएसएमई का ही एक फील्ड ऑफिस है। तो हमारी जो स्कीम्स है वो बेसिकली एमएसएमई पॉलिसीज़ में काम करती है, एमएसएमईज़ के डेवलपमेंट और प्रमोशंस के लिए। तो बहुत सारी प्रोपोर्शनल एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, जैसे कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए। तो इन सब के डेवलपमेंट, एमएसएमईज़ के डेवलपमेंट के लिए हमारी एमएसएमई की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। तो एमएसएमई की वेबसाइट पे आपको सारी जो स्कीम्स हैं वो मिल जाएगी। उसमें कुछ जो सर ने जैसे बताया कि पीएमईजीपी है, सीएमईजीपी है। तो सीएमईजीपी तो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की स्कीम है, जिसमें आप जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स है, मतलब जो स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत लोगों को ये इश्यूज़ रहते हैं कि हमें फाइनेंस कैसे अवेल होगा, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कोई स्टूडेंट भी है जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसको वो चाहता है कि मैं कुछ करूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। ऐसा जो लोग सोचते हैं और जिनके पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता, उनके लिए स्पेशली ये जो है ये स्कीम डिज़ाइन की गई है पीएमईजीपी। तो पीएमईजीपी का क्राइटेरिया ऐसा है कि जो एज है वो 18 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए। इसमें आपको सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी भी कैटेगरी बेस्ड होती है, और आपका जो यूनिट है वो रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है, उस पर डिपेंड करती है। तो सब्सिडी का जो है 15% to 35% इस तरह से उसका परसेंटेज है।
रूरल एरिया में यदि आप अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो रूरल एरिया में जनरल कैटेगरी के लिए 25% सब्सिडी है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए जिसमें वुमेन्स भी इंक्लूडेड है और SC ST इंक्लूडेड है, उनके लिए 35% की सब्सिडी है रूरल एरिया के लिए। अर्बन में 10% कम है उससे। तो इस तरह से PMEGP में सब्सिडी है आपका 50 लाख तक का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और 20 लाख तक का सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए आप फाइनेंस अवेल कर सकते हैं। तो ये सब्सिडी है, लेकिन 50 लाख तक का फाइनेंस होता है मैन्युफैक्चरिंग में, और 20 लाख तक का सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में सभी जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ है वो इंक्लूडेड है, IT से रिलेटेड हो या आप कुछ रिपेयरिंग का करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ सर्विस में है। जैसे वाटर सप्लाई से रिलेटेड है तो ये सभी एक्टिविटीज़ सर्विस में आता है। तो जो भी आपका आप अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन में अभी जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन काफ़ी कंपलसरी है, जो ऑनलाइन होता है। इसके लिए कोई भी फ़ीस आपको नहीं लगती है। उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in ये पोर्टल पे आप जाके आधार कार्ड, पैन कार्ड के जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन में आपको जो आपका पैन कार्ड है और आधार कार्ड है वो आपको खुद का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोग जो उद्यम बनाते हैं किसी और का पैन यूज़ कर लेते हैं, तो उस केस में वो मिसमैच होता है। तो वैसे अभी नहीं चलता। तो शुरू में बहुत सारे ऐसे हुए थे कि जिनका आधार कार्ड और पैन कार्ड मिसमैच रहता था, लेकिन अभी पैन को कम्प्लीटली आपके ITR के साथ अटैच कर दिया गया है। तो आप एक आधार कार्ड पे सिर्फ 2 ही बिजनेस आपके रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। इसके अलावा फाइनेंस में हमारी एक और स्कीम है CGTMSE, जो कि क्रेडिट गारंटी स्कीम है। इसमें आपको शुरू में तो 5 CR तक का फाइनेंस था, लेकिन अभी 10 CR तक का कवरेज आपको मिलता है, जिसमें जैसे आपका सवाल था कि मॉर्गेज 100% लगता है क्या, तो कोई भी फाइनेंस आप लेते हैं तो बैंक आपको मॉर्गेज तो लगता ही है, लेकिन CGTMSE कवर होने से आपका थोड़ा मॉर्गेज में आपको एक शिथिलता मिल जाती है। इस अवसर पर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉनकोर के प्रतिनिधियों ने अपनी संस्थाओं की खरीद प्रक्रिया, विक्रेता पंजीकरण तथा SC ST उद्यमियों के लिए उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों की विस्तृत जानकारी दी। पावर के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, मैं और आगे बता देता हूँ। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत चलती है और एक ट्रांसमिशन नेटवर्क सिस्टम चलाती है पूरे इंडिया में। हमारा नेटवर्क मणिपुर से लेकर मुंबई तक और कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक है। ये ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है सभी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को और जो कंज्यूमर्स है हाई वोल्टेज के उनको। हमारा बिजनेस सेक्टर 3 सेक्टर में है: ट्रांसमिशन सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, कंसल्टेंट सेक्टर। पावर ग्रिड का विजन है वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड ग्लोबल ट्रांसमिशन कंपनी विथ डोमिनेंट लीडरशिप इन द इमर्जिंग पावर मार्केट, इंश्योरिंग रिलायबिलिटी, सेफ्टी एंड इकोनॉमी। मैंने पहले ही बताया कि ट्रांसमिशन सेक्टर बहुत बड़ा बिजनेस है और पावर ग्रिड ये दुनिया की 3rd लार्जेस्ट ट्रांसमिशन यूटिलिटी कंपनी है। MAV रेटिंग हमारा एक्सेलेंट है, सिंस 1983 से 19 एक्सेलेंट MAV रेटिंग है। आपको बताने में मुझे हर्ष होगा कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर्स कंपनी गवर्नमेंट या इंडिया के अंदर काम करती है उसमें जो पावर ग्रिड है एक कंटिन्यूस प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी नहीं है, सभी PSU में 3rd लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इंक्लूडिंग ऑल PSU। जो हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं तो MSME के लिए कुछ जो स्पेशल प्रावधान रखा है उसमें हम लोगों का ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम भी हमारे यहाँ टेंडर में हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं। और हमारे यहाँ एक हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल का भी एक कमेटी होता है जो उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करता है संबंध पोर्टल के थ्रू। बेसिकली हम लोगों ने जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको हम फॉलो करते हैं और हमारे कुछ टेंडर्स भी MSME के लिए रिजर्व रखते हैं, देन SC ST के लिए भी, वुमेंस के लिए भी रिजर्व रखते हैं जो GM में भी होते हैं। पहले ये गाइडलाइंस क्लियर नहीं थी, लेकिन हमने पावर ग्रिड पब्लिक सेक्टर ने फर्स्ट टाइम सभी पब्लिक सेक्टर में इस माध्यम में हमने एक नेक्स्ट स्टेप लिया है, हम रिजर्व करते हैं SC ST बिड के लिए। तो ऐसा है कि ये NKN प्रोजेक्ट था, नेशनल नॉलेज नेटवर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उस प्रोजेक्ट में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, प्रीमियर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है,
उसको गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देना था। ये 2009 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये 2019 तक बना हुआ था प्रोजेक्ट, और 19 के बाद में वो एक एक साल तक गवर्नमेंट एक्सटेंड कर रहा था। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो प्रोजेक्ट स्टॉप कर दिया है। तो वो प्रोजेक्ट में क्या था कि ये तीनों PSU जो है गवर्नमेंट के, BSNL, रेलटेल एंड पावरटेल, पावर ग्रिड का जो है टेलीकॉम विंग, उसको पावरटेल के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों के थ्रू वो लोग देते थे। NIC वॉज द अथॉरिटी, वो डिसाइड करता था किसके थ्रू ये लिंक देना है। तो अभी ये जस्ट इस मार्च से ये इस फाइनेंशियल ईयर से वो डिसकंटिन्यू हुआ है। अभी भी वो मतलब इंस्टीट्यूट्स को लिंक ले सकते हैं, लेकिन कंसर्न इंस्टीट्यूट को उसके लिए पे करना पड़ेगा। जो NIC ने रेट्स डिफाइन किया है, जो NIC मतलब ये कंसर्न इंस्टीट्यूट के लिए अभी तक फ्री था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन PSUs को उसका पैसा देता था। कुछ प्री डिसाइडेड रेट्स थे, उसी रेट पे अभी अगर कंसर्न इंस्टीट्यूट को चाहिए तो डायरेक्टली BSNL, रेलटेल या पावरटेल से ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है। मोर देन 15 ईयर्स तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, और ये अभी डिसकंटिन्यू हुआ है। बट सर्विसेज अभी वही कंटिन्यू कर सकते हैं, बट कुछ नॉमिनल चार्जेस है एनुअल, वो देना पड़ता है। हमारा फील्ड में कैसा वर्क होता है आप देखे होंगे, 2 तरह का माइंस रहते हैं, अंडरग्राउंड माइंस और ओपन कास्ट माइंस। आप लोग जो भी एंटरप्रेन्योर होगा तो वो उस माइंडसेट से देखेगा कि इनके पास क्या काम हो रहा है। अंडरग्राउंड में कुछ टाइप ऑफ इक्विपमेंट है, ओपन कास्ट में कुछ टाइप ऑफ इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट तो कोई सप्लायर ही हमको देता है, उसका मेंटेनेंस होना है, वो अगर मशीन चलना है तो मेंटेनेंस होना है, उसका स्पेयर पार्ट सप्लाई करने वाला सप्लायर रहता है। मशीन चलने के लिए हमको लुब्रिकेंट चाहिए, जैसा अपना कार भी चलाना है, कार के लिए भी तो कोई मैकेनिक चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, पार्ट्स चाहिए। उसी तरह हम लोगों का मेन जो कोल प्रोडक्शन का काम है वो तो मशीन्स ही मेन करते हैं, और हम लोगों का मेजर प्रोक्योरमेंट जो होता है वो मशीन्स का और मशीन मेंटेनेंस का होता है। वन पार्ट इज दिस कि प्रोडक्शन रिलेटेड टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट है, और बियॉन्ड प्रोडक्शन अभी जैसा टेक्नोलॉजी हमारा बढ़ते जा रहा है, हम लोगों का एक्टिविटीज़ भी बढ़ते जा रहा है। जैसा रिसेंटली हम लोग इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है WCL में, सभी जगह हम लोगों ने CCTV लगा के रखा है। कहाँ पे जो भी खदान में जो भी एक्टिविटी हो रहा है, जो हमारे WCL हेडक्वार्टर में हम लोग बैठ के देख सकते हैं। उसका अपग्रेडेशन के लिए भी रिसेंटली हमने टेंडर दिया। ये सभी चीज़ जो है हम लोग बाहर वेंडर से ही खरीदते हैं। सो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो इसका कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है, और ये 4 एरियाज में डिवाइडेड है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न रीजन। सो 4 एरियाज में कुछ क्लस्टर्स हैं। सो हर एक एरिया में 2-2 क्लस्टर ऑफिसेस है। जैसा अब ये एरिया वेस्टर्न रीजन है, तो वेस्टर्न एरिया में 2 क्लस्टर है, एक अहमदाबाद क्लस्टर है, एक मुंबई क्लस्टर है। तो मुंबई क्लस्टर के अंडर में कुछ कंटेनर डेपोज है। तो इसमें का एक डेपो नागपुर में है, दूसरा औरंगाबाद में, तीसरा भोपाल में है, इंदौर में है, और मुंबई रीजन में 2-3 टर्मिनल्स है। सो कंटेनर टर्मिनल्स ये लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत कहा जाएगा, MMLP। तो इसमें जैसा ट्रांसपोर्टेशन होता है ये ट्रेन से मैक्सिमम होता है कि दूसरे कंट्री से कंटेनर्स अगर जब आते हैं इंडिया में, सो ट्रेन के थ्रू पोर्ट से ये टर्मिनल में मूव होता है। जैसा आप यहाँ पे नागपुर में मूव होते हैं तो ट्रेन से नागपुर में मूव होंगे, और नागपुर में मूव होने के बाद ये कंटेनर्स ट्रेलर से डिफरेंट यहाँ पे फैक्ट्रीज में जाएंगे। तो जो भी फैक्ट्रीज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंटेनर मूवमेंट करना पड़ता है, तो ये बेनिफिट इसका पूरा वो ट्रेड उठाता है। सो ये हमारा लॉजिस्टिक्स बिजनेस है। सिंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पे हमारा कस्टम्स डिपार्टमेंट भी डिप्लॉयड है अपने टर्मिनल में। तो कस्टम फॉर्मेलिटीज भी वहीं पे होती है, और फिर क्लियरेंस होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसा इंपोर्ट का मूवमेंट होता है, तो पोर्ट से ट्रेन यहाँ पे आती है, और यहाँ से फिर डिफरेंट फैक्ट्रीज में जाता है। इसी तरह एक्सपोर्ट का जब मूवमेंट करना पड़ता है, तब फैक्ट्रीज से मटेरियल टर्मिनल में आता है बाय थ्रू ट्रेलर, और फिर ट्रेन में लोड होके वो पोर्ट जाता है एंड देन डिफरेंट डेस्टिनेशंस। तो यहाँ पे इंटरनेशनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, और विद इन इंडिया मूवमेंट में जो भी कार्गो यहाँ पे भेजना पड़ता है लोगों को, जो ट्रेड को भेजना पड़ता है, और विद इन इंडिया मूवमेंट भी ट्रेन सर्विसेज अवेलेबल है। GEM फैसिलिटेटर श्री रितेश सिंह ने GEM पोर्टल पर पंजीकरण, कैटलॉग प्रबंधन एवं सरकारी निविदाओं में भागीदारी की प्रक्रिया समझाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के AGM श्री सुभाष गजभिये ने
MSME क्षेत्र के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता विकल्पों की जानकारी दी। वहीं CA के N महेश्वरी ने वित्तीय साक्षरता, लेखांकन एवं वैधानिक अनुपालन विषयों पर मार्गदर्शन दिया। गवर्नमेंट तक पहुंचना ऐसा नहीं है कि आपको कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ। आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिक जो जेम रजिस्ट्रेशन, उद्योग, GST, ये जो बेसिक पेपर्स है बस ये लगेंगे। आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा। 30 लाख तक का फंडिंग तो R&D के लिए ही दे रही है गवर्नमेंट। वो पैसा आपको वापस भी नहीं करना है। ये मैंने मेरे क्लाइंट का करवाया है नागपुर के। 30 लाख रुपीज गिवन बाय कोटक महिंद्रा बैंक। उनका सीड फंड होता है। पहला है बूटस्ट्रैप्ड। आप जो लोग खुद अपने पैसे से काम कर रहे हो, दैट इज बूटस्ट्रैप्ड। खुद का पैसा लगा लिया। सेकंड होता है सीड फंड। ये गवर्नमेंट देती है थ्रू बैंक्स। वो पैसा वापस नहीं करना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बट आपको ट्रेंच में पैसा मिलता है कि आप एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं फॉर इंडिया, फॉर द वर्ल्ड। जो आगे जाके बेनिफिट होगा तो गवर्नमेंट उसका बैंक को अथॉरिटी देती है कि आप चेक करो, जाओ। अब आपकी फैक्ट्री में आएंगे वो लोग, चेक करेंगे, स्टेज वाइज आपको पैसा देंगे। वो पैसा आपको वापस नहीं करना है। थर्ड होता है बैंक फंडिंग, डेट और इक्विटी। इसलिए मैं प्राइवेट लिमिटेड पूछ रहा था कितनों के पास है डेट इक्विटी। फोर्थ होता है VC फंडिंग। फिफ्थ स्टेज इज अगर लिस्ट करना है इंडिया में या इंडिया के बाहर कंपनी को और पब्लिक मनी रेज करना है, तो दैट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। वो 10-15 साल बाद की बात है। AI सबके हाथ में है। रात में 2-2, 3-3 घंटे रील्स घुमाता रहता है, पर कम से कम गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, myscheme.gov.in एक वेबसाइट है, उस पर जाकर देखिए, myscheme.gov.in, 10times.com। आप लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ और आप वेरीफाई कर लेना। गूगल नहीं, गूगल में तो आप मेरा नाम डालेंगे तो पूरी चीजें आ जाएंगी। 10times.com, 10times.com। कपिल भाई वो वाला जो एक दिया था ना फोटो, वो डालो। आप गूगल पे डालो ना, myscheme.gov.in। गूगल की भरोसे मत रहना, पब्लिसिटी है। अभी तो जेमिनाई आ गया है। AI मोबाइल या इंटरनेट कौन अच्छे से ज्यादा यूज करता है? इनको ये चीजें पता है। वो आपका काम नहीं करने वाले हैं सर। वो आप अगर कंपनी बना के दोगे उनको तो वो शेयर होल्डर बन के बैठ जाएंगे। प्रोपराइटर में तो बैंक भी कुछ नहीं कर सकती। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। अगर आपका एक समीर सर बैठे हैं यहाँ, ठीक है समीर सर, एक सेकंड आइए ना प्लीज। समीर सर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 1 करोड़ का शेयर कैपिटल है या 50 लाख का शेयर कैपिटल है। उनको 20 लाख रुपए लोन चाहिए। वो 20 लाख रुपए के शेयर मॉर्गेज करेंगे, बैंक में लोन ले लेंगे। बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एवरीवन इज डूइंग। बैंक वाले सर उधर बैठे हैं, आप वेरीफाई करा सकते हैं। अगर ये इंडिविजुअल है, इनको 50 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक ये थोड़ी बोलेगी कि भाई तेरा हाथ दे दे, मैं तेरे को 20 लाख रुपए देता हूँ। यार पूरे 40 लाख रुपए चाहिए तो ये छोड़ के पूरा दे दे, मैं मॉर्गेज कर लेता हूँ और आप मेरे को 40 लाख रुपए दे देता हूँ। प्लीज सर, थैंक यू। आप ये समझिए कि गवर्नमेंट को पेपर्स क्या चाहिए। जिनके पास पेपर्स है ना, वो हजारों करोड़ का वैल्यूएशन लेके बैठे हैं। बैंक वाले खुद आते हैं उनके ऑफिस में कि सर हम देते हैं आपको लोन, हम आपको सीड फंड दे रहे हैं। आपके प्रोफाइल में हमारे बैंक का नाम होना कि हमने आपको पैसा दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये SBI, HDFC, SBI या यूनियन बैंक या कोई भी गवर्नमेंट बैंक कर रही है। फॉर दैट मैटर प्राइवेट बैंक्स को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलोकेट किया हुआ है। मार्च में हम लोगों को फोन आते हैं कि सर हमारा टारगेट पूरा होने का है, फाइलें भेजो। सो पर्पस क्या है ये प्रोग्राम का, पहले हमने ये डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत से लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर रखा है। ये जो इनिशिएटिव है MSME का है, उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम किया जा रहा है। सो पर्पस ये है कि फाइंड करें हम न्यू बायर्स आप लोगों के लिए। आप किस तरीके से अपने लिए नए बायर्स फाइंड कर पाएंगे कि आप अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस उनके तक पहुंचा पाएं। गवर्नमेंट का सपोर्ट, वेरियस स्कीम्स आपको अभी बताई गई है। हमने जो प्रीवियस सेशन में देखा उसमें आपने गवर्नमेंट की स्कीम्स देखी है, किस तरीके से गवर्नमेंट आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। आप अपना बिजनेस किस तरीके से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं ये बताया गया है। लाइक लोन्स की फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। जेम का एक सहाय लोन है, हम उसके बारे में भी आगे जानेंगे। सेल टू द गवर्नमेंट, आपका मॉडल जो है आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर SC ST किस तरीके से सिंपल बनाया जाए कि आप अपना सामान
गवर्नमेंट तक पहुंचा पाए। Now, what is MSME? We all know MSME क्या है। बेसिकली जो स्मॉल सेलर्स हैं, हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उनका फोकस होता है कि इनको बढ़ावा मिले बेसिकली। तो आप किस तरीके से अपना रीच गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। इसी के लिए एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप देख सकते हैं, जैसे स्मॉल क्लोथिंग का बिजनेस हो जाता है, लोकल फर्नीचर मेकिंग शॉप है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट ऑफिस में डेली बेसिस या मंथली बेसिस पे आती रहती हैं। स्टेशनरी के आइटम्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर में क्लीनिंग की सर्विस रिक्वायर्ड होती है, देन किचन सर्विसेज रिक्वायर्ड, कैंटीन जिसे हम कहते हैं, मैन पावर सर्विस रिक्वायर्ड होती है, हाउसकीपिंग रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारी सर्विस प्रोवाइडर आप लोग किस तरीके से इसको पहुंचा सकते हैं। तो जेम उसी के लिए आप लोगों के लिए माध्यम बनता है कि आप सारी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट, अब जेम यहाँ पे है क्या, किस तरीके से ये वर्क करता है। जेम जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। ये आपने बहुत अभी जो सेशन हुए 3-4 सेशन, उसमें जेम का जिक्र सुना होगा। जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बता दूं, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जहां पे गवर्नमेंट बायर्स अपनी रिक्वायरमेंट डालती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वहां पे वो टेंडर निकालेंगे, या जो भी फॉर्म में, डायरेक्ट परचेस L1 फॉर्म में यहाँ पे आपको ऑर्डर मिलता है। देन सर्विस प्रोवाइडर के लिए सर्विसेज हैं यहाँ पे, तो सर्विस के जब टेंडर निकलते हैं आप उसमें अप्लाई करते हैं। अब क्या ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट के लिए? हाँ, ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट के लिए कि वो जेम का प्लेटफॉर्म ही यूज करें इसके लिए। क्यों? क्योंकि 149 रूल ऑफ GFR ये कहता है, जो कि जनरल फाइनेंशियल रूल होता है, कि जो भी प्रोक्योरमेंट होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसको जेम के थ्रू ही करना है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हमने पहले 3 सेशन में भी देखा, सब लोगों ने जेम के बारे में आपको बोला कि हम जेम पर जेम पर हम टेंडर डालते हैं, देन उसके थ्रू हमारे पास पार्टिसिपेशंस आते हैं। पार्टिसिपेंट का काउंट, यहाँ पे जो सेलर्स का काउंट है वो बहुत ही लो होता है। तो पर्पस ये है कि अगर आप जेम से फैमिलियर नहीं है तो इसीलिए हम आते हैं यहाँ पे, ताकि आपको जेम से फैमिलियर कराया जाए, यहाँ पर आप उसको इजीली तरीके से समझें और यूज करें, तभी आप पार्टिसिपेट कर पाते हैं टेंडर्स में। देन ये कुछ नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स है। जो हमारे पास अभी तक का सेलर काउंट अवेलेबल है, जितने सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड हो चुके हैं जेम पर और उनकी प्रोफाइल कंप्लीटेड है 100%, आप देख सकते हैं लगभग 25 लाख के पास है। देन बायर्स का काउंट आप देख सकते हैं 1,36,000 के आसपास है लगभग। तो इतने बायर डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड हैं और इतने सेलर सक्सेसफुली अपना प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या है कि मतलब आपके हर सब सेटअप कर लिए, सब हो गया, लेकिन आपको आपके बिजनेस ग्रोइंग के लिए जरूरत है वो बैंकिंग फाइनेंस की। और जैसे सर ने बताया कि आपको डॉक्यूमेंट्स, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट होने चाहिए, तभी कोई बैंक फाइनेंस करेगा। नहीं तो आप प्राइवेट में जाएंगे तो हो सकता है कि आपके पास कोई 1-2 डॉक्यूमेंट्स कम होंगे, जैसे सर के पास RL नहीं है तो हो सकता है कि प्राइवेट में वो लोन हो जाए, 1-8% उसमें रेट बढ़ जाएगा। तो क्या है, बैंकिंग के लिए आपके जो है डॉक्यूमेंट्स, तो मैं कुछ बैंकिंग प्रोडक्ट्स जो अपने नए एंटरप्रेन्योर जो है उनको बैंकिंग फाइनेंस के लिए हमारे जो यूनियन बैंक है कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि आपके बिजनेस को जो है सक्षम और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो जैसे मैं एक यहाँ पे महिलाएं हैं, महिला एंटरप्रेन्योर है, तो उनके लिए यूनियन बैंक में एक यूनियन नारी शक्ति स्कीम है, जिसमें बहुत कम मार्जिन मनी से, मात्र 5% मार्जिन मनी से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और जिसमें है जो क्वांटम है वो आपका 10 लाख से मिनिमम 2 लाख से नो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो सिर्फ एक है कि उसमें जो बिजनेस ओनर है वो लेडीज होनी चाहिए, और अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में 51% से ज़्यादा उनका शेयर होना चाहिए। तो इसमें जो वैल्यू मतलब डॉक्यूमेंट्स है वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं, लेकिन आपका जैसे सर ने बताया कि पहले सबसे पहले स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन, फिर विजिट होता है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो मतलब तो उसमें क्या है, आपके पास वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कंपनी प्रूफ होने चाहिए और जो भी नेसेसरी लाइसेंस है वो होने चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं तो वो आप सबमिट करेंगे विद आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जो फाइनेंशियल है वो सबके साथ, तो आपको 2 लाख से जो है मैक्सिमम आपको लोन अमाउंट मिल सकता है। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है स्टैंड अप इंडिया। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हमारे ये SC/ST हब की तरफ से प्रोग्राम है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक यूनियन स्टैंड अप इंडिया स्कीम इंट्रोड्यूस की है, जो केवल SC और ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए है। तो इसमें जो अमाउंट है वो 10 लाख से जो है 1 करोड़ तक आपको बैंक फाइनेंस हो सकता है। जिला उद्योग केंद्र नागपुर के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार की विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी प्रतिभागी उद्यमियों को दी। कार्यक्रम का समापन एक खुली परिचर्चा के साथ हुआ। इस दौरान उद्यमियों ने सरकारी खरीद, वित्तीय सहायता, उद्योग विकास एवं व्यवसाय विस्तार से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने विस्तार पूर्वक समाधान किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्वीटी ताई कांबळे, श्री समीर रामटेके, श्री सुमित मेश्राम, श्री परेश कांबळे तथा BEACI की पूरी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता टीम ने विशेष योगदान दिया।